हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो अपनी एनसीईआरटी में कुछ और चीज़ें भी रह जाती हैं, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेज यहाँ खाली रह गया है। देखो, एक टेबल गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, और वो किस जगह पर है? ये रही, ये है एक्टिविटी। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से 1 मिनट। अब देखो, एक्टिविटी में बोला गया है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने कौन कौन से सैंपल लेने हैं? कोल और ग्रेफाइट वाले। फिर एक सल्फ़र लेना है और आयोडीन लेना है। कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ 3.12, 3.4, 3.6 विद दिस नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं। कोल दे रखा है, ठीक। उसके अलावा क्या दे रखा है? इसको लॉक कर देते हैं एक बार, मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। और ये गया लॉक, ठीक है। एक कोल ले रखा है। उसके अलावा हमें क्या लेना है? ग्रेफाइट लेना है। ग्रेफाइट के अलावा हमें यूज़ करना होगा सल्फ़र, और सल्फ़र के बाद दे रखा है इसने आयोडीन, ठीक है। तो हमने ये लिया है, हमारे पास 4 एलिमेंट दे रखे हैं और इन 4 एलिमेंट्स के हमें ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे। तो कोल का सिंबल क्या होता है? क्योंकि कोल कार्बन का बना होता है, तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा? कार्बन। ग्रेफाइट भी किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का, तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा? कार्बन। सल्फ़र S, और आयोडीन का सिंबल क्या होता है? I, ठीक है। अब ध्यान दो, टाइप ऑफ सरफेस, ठीक है। इसका सरफेस कैसा हो? तो अगर हम सरफेस देखें तो देखो, यहाँ सरफेस का मतलब होता है शाइनी और नॉट शाइनी, ठीक। तो जो कोल और ग्रेफाइट जो होते हैं, इनका सरफेस आपको पता ही है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो नॉट शाइनी। तो इसमें भी यही आएगा, कोल की सरफेस नॉट शाइनी, ग्रेफाइट भी नॉट शाइनी, सल्फ़र भी नॉट शाइनी होता है, और जो आयोडीन भी होता है उसकी सरफेस भी कैसी होती है? नॉट शाइनी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, देखो देखो, अभी गलती हो जाती। देखो, जो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स में अगर हम डिस्कस करें तो जो कोल होता है उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती, नॉट शाइनी। आप उसको हाथ में लेके देखोगे तो उसको आपको पता लग जाएगा कि वो शाइनी नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? शाइन करता है। कभी पेंसिल लो, और पेंसिल की नोब जो होती है ना, उसको ऐसे कटर से करके, और उसके बाद उसको अगर ऐसे धूप में देखोगे तो उसमें क्या दिखाई देगी? शाइन। सल्फ़र नॉट शाइनी। लेकिन आयोडीन कैसा होता है? शाइनी होता है। ये एक्सेप्शन होता है नॉन मेटल्स के अंदर। एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं? शाइनी इन नेचर। कोल जो होता है वो कैसा होता है? हार्ड। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट, आसानी से टूट जाता है। सल्फ़र कैसा होता है? सल्फ़र अपने पास, सल्फ़र भी कैसे नेचर का होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है। और जो आयोडीन होता है वो भी कैसा होता है? सॉफ्ट इन नेचर होता है ना, ठीक है। तो कोल होता है, उसको हमें तोड़ने के लिए हैमरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेलेबिलिटी के बारे में अगर हम चेक करें तो क्या ये जितने भी अपने पास एलिमेंट्स गिवन हैं, क्या ये शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या कोल को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो। ग्रेफाइट? नो। सल्फ़र को शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं क्या? नो। आयोडीन को फॉर्म कर सकते हैं क्या? नो।
डक्टिलिटी। क्या कोल के वायर बनाए जा सकते हैं? नहीं। क्या ग्रेफाइट के वायर हो सकते हैं क्या? नो, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी नहीं होती है। वायर के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि हम उस वायर को इस तरीके से लेके और चल सकें। हाँ, इसकी पेंसिल बन जाती है, पर पेंसिल इज़ नॉट अ वायर, ठीक है। सल्फ़र के वायर पॉसिबल ही नहीं है, और आयोडीन के भी वायर पॉसिबल नहीं है। क्या कोल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नो। ग्रेफाइट, यस, बताया था। सल्फ़र कंडक्टिविटी करता है क्या? नहीं। अब देखो ग्रेफाइट क्यों करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फ़र कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? नो। क्या आयोडीन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? सर, नो। क्या ये सोनोरिटी, क्या इनमें अगर टन की आवाज़ लगाई जाए तो क्या ये आवाज़ देंगे? तो नो सर, इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो सोनोरस वाली प्रॉपर्टी शो कर सके, ठीक है। तो मैंने ये टेबल करवा दी है, और इस टेबल में ध्यान रखना है, देखो एनसीईआरटी ही सब कुछ है, और उसको जब तक स्टडी नहीं करते तब तक हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं होता। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है, वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक तो हमने क्या देखा था? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है? डिस्कस करना है कि कौन कौन सी क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की? तो अगर हम ध्यान दें, हमें कौन कौन सी स्टडी करनी है। देखो, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर। अपनी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? मेटल, इसका साइज़ ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। मेटल विथ, बड़ा अजीब इंसान है ये, मेटल विथ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करके देता है, ठीक है। या विद वाटर, मेटल की वाटर से क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। मेटल एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, मेटल बेस के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में वाटर दे रखा है। हाँ, और अगली चीज़ दे रखी है द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, जिसको हम बोलते हैं डबल नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है कि मेटल जो होता है वो एयर, वाटर, एसिड, बेस एट्सेट्रा के साथ कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, O2, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि हमने कौन कौन से मेटल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जनरल सी बात है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, ठीक। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ पॉइंट्स में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, ऑल मेटल generally react with O2 and form metal oxides, ठीक है। मतलब आपने कोई मेटल लिया और इसको आपने क्या किया, एयर की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न। और जैसे ही बर्न करोगे तो ये क्या बना देगा, मेटल
ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे मैग्नीशियम मेटल ले लिया और हमने उसको एयर की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, बर्न। और जैसे ही बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा होता है, एक डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, यही चीज़ अगर हम बात करें तो जैसे और भी कोई मेटल ले सकते हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो होती है ये कि सारे जो मेटल्स होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। जैसे अब अगर दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो जैसे कॉपर होता है, कॉपर को एयर की प्रेजेंस में अगर हम क्या कर दें, हीट कर दें। ठीक है, जैसे मैंने कितने ले लिए, एक ही बहुत है, 2 ले लिए। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। कैसे कलर का हो जाएगा ये, ब्लैक कलर का। ठीक है, CuO। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, एयर से, और एयर से रिएक्ट करने के बाद क्यों बनाते हैं वो मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, NCERT में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर। मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो होता क्या है, ध्यान दो, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जैसे कोई मेटल है, कॉपर है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सेम चीज़ है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जो है उसको हम एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, Al2O3। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है कि सर ये कंपाउंड कैसे बनेगा, तो थोड़ा बेसिक्स भी समझ लो। इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कभी भी कंपाउंड बनाओगे ना तो ध्यान दो, मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। है क्या ये, मेटल ऑक्साइड। तो अब मुझे बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर कंपाउंड बनाना हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, मतलब एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड बनेगा, तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके सिंबल्स। ठीक है, कभी पता लगना हो कि सर एल्यूमिनियम से Al2O3 बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, Al+3, और ऑक्साइड क्या होता है, O-2। फिर क्या लिखते हैं इनकी वैलेंसी या चार्ज। तो एल्यूमिनियम पर कितनी वैलेंसी होती है, 3। ऑक्सीजन पर वैलेंसी कितना है, 2। देखो ये जो ऊपर चार्ज होते हैं ना, यही क्या होते हैं, इनकी वैलेंसी होती है। फिर क्या कर देते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम कैटायन को, फिर किसको लिखेंगे, एनायन को। तो कैटायन कौन है यहाँ पे, कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कैटायन कौन हो गया, एल्यूमिनियम। एनायन कौन हो गया, ऑक्सीजन। दोनों के साथ क्या लगाओगे, ब्रैकेट। अब देखो एल्यूमिनियम ने कितने के साथ रिएक्ट किया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन ने कितने के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फाइनली जनरेट क्या होता है, Al2O3। ऐसे तो किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनाना हो ना तो ध्यान रखो, ऑक्साइड होता है O-2 और एल्यूमिनियम होता है Al+3। ये कहाँ होता है, 9th स्टैंडर्ड में। अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसको वो बनाना भी सिखा दूँगा। ठीक है, तो जनरली हमने बात की है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन कवर होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नेचर की, ठीक है, तो दूसरा ये है कि दूसरा ऑल मेटल ऑक्साइड्स जनरली, ध्यान दो है ना, मेटल ऑक्साइड्स
है ना। अब देखो ये भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता बेसिक इन नेचर। और ये कैसे हो सकते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो एम्फोटेरिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर का क्या मतलब है। तो पहले तो ये सीख लो कि मेटल कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या है? ली, ना, की, रब, से, है ना। और नीचे क्या आता था? FR, फरियाद। उसके बाद क्या बताया था? लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन। तो ये क्या था? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। समझ रहे हो बात को? तो ये मेटल्स थे। और कैल्शियम के बाद मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ पर क्या लिखे था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी? ये होता है शक्ति वाले, CR का मतलब कर्मों से, MN का मतलब मन, Fe का मतलब लोहे को, Ni का मतलब होता है निगल, Cu का मतलब होता है कर, और Zn का मतलब होता है जिंदा है। समझ गए? तो हमें इस तरीके से मेटल्स को याद रखना होता है। अब यहाँ तक ही मेटल ख़त्म नहीं हुए थे, और भी मेटल होते थे अपने पास। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। ये लो, यहाँ तक ठीक है। ये लो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते थे नॉन मेटल वाली सीरीज़। ठीक, तो यहाँ से नॉन मेटल शुरू होते, और वो कुछ कुछ इस तरीके से थे कि बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये बोरोन के बाद आने वाले हैं, है ना। और यहाँ दो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। FCl, Br, I, A, T। तो ये एलिमेंट्स थे, है ना। और मैंने बताया भी था कि एक जिगजैग लाइन होती है, बेटी, सीता, गीता, आशा, सब तेरी पोती। ये होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें मेटल कौन कौन से हैं। मैंने कहा था जिगजैग लाइन से लेफ़्ट साइड वाले सारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉरी, लेफ़्ट साइड वाले सारे के सारे कैसे होते हैं? ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा है? मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और एम्फोटेरिक इन नेचर। बेसिक का मतलब होता है जो रेड पीएच पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। लेकिन एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकें और बेस से भी रिएक्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखो, और लिखने की ज़रूरत क्या है? ध्यान दो, पहला पॉइंट इसी के अंदर। ठीक है, metal oxides are generally basic in nature। क्यों होते हैं? because
when they mix in water they form metal hydroxide which they form metal hydroxide aqueous solution which turns red litmus paper into ब्लू। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने क्या लिया, कोई मेटल लिया, जैसे मैंने लिया सोडियम, ठीक है, और सोडियम छोड़ो, मैग्नीशियम को, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों। मैग्नीशियम सॉलिड लिया, उसको मैंने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब हमें ये पता करना है कि Mg जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे, ये ले लिया हमने H2O, और जैसे हम इसको MgO को किस में मिक्स करेंगे, वाटर में, तो MgO H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। देखो एक ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और अब ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना है, ठीक है, क्या बन गया, MgOH का होल ट्वाइस। अब अगर इसमें क्या डाल दें हम, पीएच पेपर, कौन सा वाला डालेंगे, रेड। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, जो रेड लिटमस पेपर है अपना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। मतलब अगर हम इसको थियोरेटिकली लिखना चाहें तो MgOH का होल ट्वाइस है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या डालते हैं, रेड लिटमस पेपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। इसका मतलब ये जो अपने पास जो मेटल है, ठीक है, जो MgOH है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा क्या, नहीं, कैसा होगा, बेस। तो नॉर्मल सी बात है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। पता कैसे लगेगा, मेटल ऑक्साइड लो, वाटर में डिज़ोल्व करो, तो जैसे डिज़ोल्व करोगे ना तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं, और क्योंकि वहाँ OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर डालते हैं वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो अपने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हम देखें तो हमने अभी पीरियडिक टेबल देखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कौन कौन से, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि कंटेंट बाहर हो जाए, ये लो, और थोड़ा जूम कर लो, बढ़ाओ इसको, इस तरीके से। तो अगर हम ध्यान दें कि अपने पास जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O। ठीक है, मैं इन सब के ऑक्साइड्स लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको जब बनाओ तो आपको पता रहे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं अपन, और ये रहा ये। ठीक, देखो ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड्स होते हैं, लिथियम क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो बेरिलियम है वो बनाएगा BeO, मैग्नीशियम एयर के साथ MgO। ठीक है, और कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम
ऑक्साइड, है ना। कुछ कुछ चीज़ें जो 10th के ज़रूरी हैं, आप बना के देख सकते हो कि बनता कैसे है, ठीक है। जो पहले वाले मेटल्स होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, जैसे लिथियम प्लस, बेरिलियम के ऊपर कैसा होता है +2, इनके ऊपर कैसा होता है +3, समझ रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे चल के, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉपर दे रखा है, तो कॉपर का ऑक्साइड कौन सा होगा CuO, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अब आयरन है, तो आयरन कौन सा ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। ये आपकी जो बुक में है वो कौन सा ऑक्साइड बना रखा है इसने, 1 मिनट, बिल्कुल सही। तो Fe कौन सा बनाता है Fe2O3। अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम भी कौन सा बनाएगा Al2O3। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, या आप इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन होता है ना वो कौन सी स्टेट में होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। बाकी ये गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, ये भी इसी तरीके से बनेंगे। अब ध्यान दो, ये है टिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिन है ना, इसका ऑक्साइड कौन सा बनेगा SnO2, ठीक है। SnO भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ +2 में होता है ये, और Pb जो होता है ना ये होता है PbO, ठीक है। यहाँ Pb भी कौन सी स्टेट में होता है +2 में, तो इसको हम बोलेंगे लेड ऑक्साइड, लेड सेकेंड ऑक्साइड, समझ रहे हो बात को। तो ये हैं अपने पास मेटल के ऑक्साइड्स। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन से बेसिक होते हैं और कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स, तो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड्स which are both acidic and basic in nature and react with both acid and base and produce, ठीक है, and produce salt plus water। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और जो इनको छोड़ो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो सिर्फ कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, वो सिर्फ किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट नहीं करते ना। तो आपको यहाँ तक डेफिनेशन याद भी है तो भी काम चल जाता है, ठीक है। जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। ध्यान दो, मैंने Al2O3 लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में होता है +3 में। देखो वाटर बनाना है ना तो 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे 6, तो मैंने कितने ले लिए यहाँ पर 6। तो कितना बन जाएगा 6 हाइड्रोजन यहाँ से और 3 ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 6 नहीं 3H2O, 3H2O। और सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ एल्यूमिनियम कितने रह गए 2 एल्यूमिनियम, और यहाँ हाइड्रोक्लोरीन कितने रह गए 6Cl, ठीक है। तो यह बन जाएगा 2AlCl3, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो मैंने Al2O3 को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया NaOH के साथ, NaOH क्या होता है बेस। अब जैसे बेस बनाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा
याद करो जो मेटल्स होते थे वो बेस के साथ एल्यूमिनेट बनाते थे, जैसे जिंक एल्यूमिनेट था, तो सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। एक एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, तो एल्यूमिनेट बनेगा Al, एक आएगा ऑक्सीजन, और एल्यूमिनेट में कितने आते थे 2, AlO2, और यहाँ पर क्या आएगा Na। देखो इसके ऊपर चार्ज +3, 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो गया माइनस चार्ज, ठीक है -4, और क्योंकि -4 और +3 कितना हो गया -1, तो यहाँ पर कितने लेंगे +1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सोडियम एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ठीक है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, चलो बाद में देखेंगे ना। इसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, और बच क्या जाता है अपने पास वाटर, ठीक है H2O, ठीक। अब बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन, बैलेंस के लिए मुझे कितने लेने पड़ेंगे 2 मोल्स, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है, तो 2NaAlO2, और साथ में क्या बन जाता है अपने पास वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल याद रखो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ, मतलब एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ क्या बनाएंगे, उसके सॉल्ट बनाएंगे, बेस के साथ क्या बनाते हैं एल्यूमिनेट्स बनाते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, इम्पोर्टेंट, कैसे पता करें कि जो मेटल ऑक्साइड है अपने पास वो बेसिक है, एसिडिक है या एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड कभी भी एसिडिक नेचर के नहीं होते, ठीक है, या तो वो दोनों होंगे, एसिडिक बेसिड होंगे, मतलब या तो वो एम्फोटेरिक होंगे, या वो कैसे नेचर के होंगे बेसिक इन नेचर होंगे। तो ध्यान दो, आपको कुछ चीज़ें, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक क्या है, जनाबे अली ने पंजाबी सॉन्ग बेकार गाया, क्या हो गया इसको गाया, ठीक है। तो जनाबे का मतलब होता है जिंक, अली का मतलब होता है Al, जनाबे अली ने, पंजाबी मतलब PB, सॉन्ग का मतलब होता है SN, बेकार का मतलब हो गया BE, और गाया का मतलब हो गया GA, ठीक है। और इनके ऑक्साइड्स बना लो, जैसे जिंक का ऑक्साइड क्या होता है ZnO, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, PB का मतलब क्या होगा लेड ऑक्साइड, SN का मतलब हो गया टिन ऑक्साइड SNO, या SnO2 भी हो सकता है। BE का मतलब क्या होता है बेरिलियम ऑक्साइड, और ये GA है तो गैलियम Ga2O3, क्योंकि ये एल्युमिनियम की सीरीज़ में आता है, तो ये भी कौन सी स्टेट में होता है +3 में, ठीक है। और ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये कैसे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इनको छोड़ दो, इनको अगर ये आ जाएं कभी भी, तो इनको वो लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और बाकी सब, बाकी ऑल है ना 10th लेवल तक, ठीक है, बाकी ऑल कैसे होंगे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, बेसिक मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ डिस्कस करते हैं, ऊपर मैंने बताया था कि जैसे ये मेटल्स हैं, मैं यहाँ वापस से कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो इस टेबल में ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देते हैं, जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये उसके बाद जो ग्रुप नंबर 1 होते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 और 2, ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेसिक मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, है ना,
एक्सेप्शन में क्या है, जिंक का ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, टिन का ऑक्साइड मिल जाए SnO2, ठीक है, या फिर ये देखो बेरिलियम BeO, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक और ये भी एम्फोटेरिक। इनको छोड़ के बाकी आपको कोई ऑक्साइड मिलता है ना, तो वो मान के चलना कि वो बेसिक है ना, आंख बंद करके चलना, क्योंकि अब इतना 10th में इतना नहीं दे रखा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ बता दिया कि ये जो मैंने ट्रिक बताई है, अगर ये मिल जाते हैं तो ये एम्फोटेरिक हैं, इसके अलावा जो मिलते हैं ना वो सारे कैसे होंगे, बेसिक। और ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके तो 100% कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब वो एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, बाकियों के एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, पहली चीज़ तो ये डिस्कस की थी कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं, मतलब वो बेस के साथ रिएक्ट, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब पहली चीज़ तो क्या है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, पक्का बनाएंगे। अब हम नेचर की डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, समझ रहे हो, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। तो नेचर बेसिक हो सकता है और एम्फोटेरिक भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक कैसे, जो ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। लेकिन अपने पास और भी मेटल्स हैं ना, तो उनमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एयर से रिएक्ट करके ऐसे ऑक्साइड बनाएंगे जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड में भी, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। मतलब वो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया तो रेड कर देंगे, और रेड डाल दिया तो वो ब्लू भी कर सकते हैं, तो दोनों टेंडेंसी उनके अंदर होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें इसके अंदर, तो तीसरी चीज़ ये होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखा क्या जाता है कि अपने पास क्या है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड्स भी ना दो तरीके के होते हैं, दोस हु आर सॉल्युबल in water are called alkali, ठीक है। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ना, एक मिनट अपन ना थोड़ा आगे चले गए। कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, और कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जो कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एल्कली बेस। क्या बना लेते हैं वो, एल्कली बेस बना लेते हैं। और जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली नहीं बोलते, उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सम metal oxides are soluble in water because they form alkali base, they form alkali solution। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जिससे ही उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो क्या बना लेते हैं, एल्कली सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो दो ही मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी भी उतना ही पूछती है जितना है ना, और वैसे भी जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ठीक है। मैं बताऊँ जैसे ग्रुप 1, वो फरियाद वाला, उसको ग्रुप 1 बोलते हैं, और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी साइज़ बढ़ रहा होता है, कम भी हो जाए ज़्यादा हो जाए उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे एक होता है सोडियम का ऑक्साइड,
Na2O, है ना। ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। क्यों होता है, क्योंकि सर जैसे मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया ना, ये क्या बना लेता है, NaOH, ठीक है, NaOH। और कितने बनाएगा ये, 2। देखो जो चीज़ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक बना लेते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन। किसी बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। कोई बेस वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर बेस का सॉल्यूशन बना लेता है तो उसको बोलते हैं एल्कली, और जो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल बेस। मतलब एक वाटर लो, बेस कोई भी मेटल डाला और वो मेटल उस वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो वो बेस बन जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन है ना उसको बोलते हैं एल्कली। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे मैंने वाटर लिया और इसमें मैंने मेटल डाल दिया तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक। तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे मेटल का बेसिक सॉल्यूशन, या उसका दूसरा नाम होता है एल्कली, ठीक है। और जो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होता उसको एल्कली नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल बेस बोलते हैं, और उस सॉल्यूशन का कोई नाम नहीं होता है। समझ रहे हो। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ KOH, ठीक है। और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इसको भी क्या बोलेंगे, एल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे फॉर्म एल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। इतना ही है। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो अगर हम आगे डिस्कस करें, ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बना लेते हैं, एल्कली सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन आगे अगर हम डिस्कस करें तो सम मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड डू नॉट फॉर्म एल्कली। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना है। कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबल होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको एल्कली बोलते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो वो कुछ एम्फोटेरिक्स वाले ही आ जाते हैं। ये चीज़ें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कामों में काम आएगा जो कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता है ना। तो एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड, एक होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, उसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है Al2O3। ये वाटर कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। अगली जो चीज़ रह जाती है, मेटल जब एयर से रिएक्ट करता है तो उसमें हम लास्ट रह जाती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब ऐसा तो नहीं होता है कि किसी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में जला रहे होते हैं तो वो तुरंत फायर कैच करने लग जाए। मतलब कोई चीज़ हो सकता है कि एयर के प्रेजेंस में रखा और रखते ही वो क्या हो जाए, तुरंत फायर कैच कर लेती है, ठीक है। मतलब हमें आग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ही आग लग जाती है उसमें ना। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं होती, दूर से देखते ही अपने आप उनमें आग लग जाती है ना। तो तुम लोगों ने देखे भी हुए होते हैं ऐसे कुछ लोग। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम आग लगाएंगे तो जलेंगे, नहीं तो वैसे वो आग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कितनी आग लगा लो ना तो वो जलेंगे ना कोई रिएक्ट करेंगे ना। और चौथी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो तो बिल्कुल ही इनर्ट होती हैं, जैसे क्लास में पीछे बैठे हुए बैक बेंचर्स, उनको कितना ही कह लो पढ़ने की पर वो पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में भी डिस्कस की हुई है मैंने, और यहाँ पेजेस पे भी लिख रखा है कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ एनसीईआरटी क्या क्या बोल रही है ना, ताकि बच्चों को पढ़ते टाइम ये पता रहे कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है। तो ये वाला पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और ये जो चीज़ है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एयर। अब वो कैसे लिखी हुई है ध्यान दो, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ से इसको उठा लेते हैं कॉपी और यहाँ करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जाकि नोट्स में काम आए। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट, या फिर ऐसे लिख देते हैं ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑल मैटर रिएक्ट, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ऑल मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी विद एयर। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको जलाते हैं ना तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना वो अलग अलग होती है। अब अलग अलग कैसे होती है, देखो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, अगर मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अगर डिस्कस करने लग जाऊंगा तो वो लेंथी हो जाएंगी, है ना, फिर लेंथी करने का कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, अब सीन नहीं होता है तो देखो कैसे, अपने पास जो मेटल्स हैं ना कौन कौन से हैं, एक तो दे रखा है सोडियम, एक है पोटेशियम, ये दोनों भाई भाई हैं, है ना। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आ जाता है आयरन, उसके बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आते हैं सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि ये पहने जाते हैं तो ये भाई भाई हैं। और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना ऐसे, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, है ना। जैसे जैसे हम राइट से लेफ़्ट जा रहे होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, ये वाले, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव विद एयर, है ना। और ये कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव विद एयर। अब ये मोस्ट हैं और लीस्ट हैं, कैसे हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे समझेंगे, ध्यान दो, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साथ के साथ, और एक पेन चेंज कर लेते हैं ताकि हमें छोटा निब की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से, ये लो, और ये कर दिया हमने मेटल। ध्यान दो, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इनको फायर की ज़रूरत नहीं होती है, दे कैच फायर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, मतलब इनको आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतने जलने वाले लोग होते हैं कि जैसे ही मैंने सोडियम का पीस बाहर निकाला, ये आएगा एयर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड, है ना। ऐसे जो पोटेशियम सॉलिड होता है उसको मैं बाहर लाया तो क्या बना लेगा, K2O। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन कैरोसिन। ठीक है, इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन्स में। कैरोसिन की जो बोतल, कैरोसिन जो होता है ना, मिट्टी का तेल, कैरोसिन में इनको क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, क्योंकि इनको जैसे बाहर निकाला ना तो तुरंत ये क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक तो क्या होता है, हाँ मैंने लिख दिया, तुरंत फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ये बेचारे कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर इनको बाहर निकाला जाए, ठीक है, पहली चीज़ तो क्या होती है, जैसे ये मान लो बाहर रखे हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मली, बाहर रखे हैं, है ना, तो डोंट कैच फायर, ये फायर कैच नहीं करेंगे, बट रिएक्शन क्या होगी, दे रिएक्ट विद, देखो पहली चीज़, कोई चीज़ बाहर रखी है
तो वो फायर कैच नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं लेकिन आग नहीं पकड़ते। तो पहले सुनो, द रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है, देखो टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में भी यही था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ना, उसको अगर हमें जलाना है तो जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको हमें रब करना होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे एयर की प्रेजेंस में रखा रहता है ना, तो वो अपनी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वो फायर कैच नहीं करता। कैसे नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम है और उसने एयर से रिएक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना लेता है, MgO, ठीक है। ये लेयर है, जैसे ये मेटल रखा था Mg का, और इसकी सरफेस पर क्या हुआ है, एक लेयर बन गई है ये, दिस इज़ प्रोटेक्टिव लेयर। और ये किसकी बनी है, MgO की, ये जला नहीं है, ठीक है। दिस इज़ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है। लेकिन अगर मान लो जो मेटल है ना, दे कैच फायर व्हेन दे बर्न, ठीक है। बट ऐसे करके लिखना नोट्स में, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ये जो होते हैं, ये एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, लेकिन जब इनको जलाया जाता है ना, दे डोंट कैच फायर डायरेक्टली, बट व्हेन हम क्या करते हैं, जब इनको जलाते हैं, व्हेन दे बर्न दे कैच फायर। कैसे, जो मैग्नीशियम है ना, ये जैसे मैग्नीशियम की रिबन है, और इसको मैंने एयर की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न किया। तो बर्न करते ही क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, ट्वाइस MgO। और कैसी फ्लेम आती है, डेजलिंग फ्लेम। याद है चैप्टर नंबर 1, जहाँ पर मैग्नीशियम एयर के साथ जलाने पर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ ये लेयर होती है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, ये मैग्नीशियम का पीस लिया और इसमें क्या कर दिया, एक कैंडल लाई, ये कैंडल है, और कैंडल से जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये फायर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, फ्लेम्स की फॉर्म में जलने लगेगा, ठीक है। और जलने लगेगा तो इसकी जो राख मिलती है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, ठीक है। तो ये जो दो होते हैं, ये तो बाहर रखने पर ही, कोई लेयर वेयर नहीं बनाते, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ये सीधी सी है कि ये एयर के साथ फायर कैच कर लेते हैं। ये एयर के साथ रखते हैं तो लेयर बनाते हैं, लेकिन अगर आग लगाएंगे तो क्या होगा, इनमें भी आग लग जाती है और ये जल जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये आयरन है, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो आयरन जो होता है, आयरन जो है सॉलिड है, वो डायरेक्टली एयर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। आयरन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर कोरिजन पढ़ा था हमने, और फिर कोरिजन में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है वो, है ना। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, सॉलिड के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, और एयर अकेली है तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कोरिजन वाला अगर केस आ जाता है तो आयरन जो होता है उसको ऑक्सीजन के साथ अगर क्या मिल जाए, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक या फिर ह्यूमिडिटी या वाटर मिल जाए, तो वो क्या बनाता है, Fe2O3 और XH2O, एक रेडिश ब्राउन टाइप का रस्ट बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो आयरन जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं देता है, पहली बात तो ये है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, उसको बाहर रख दो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आयरन जो सॉलिड होता है उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो बर्न करने पर भी कोई बर्निंग नहीं होती, आयरन बर्न नहीं होता है ना। बाहर रखा हुआ मेटल ले आओ और पकड़ के बेस्ट फ्रेंड में दे के देखो, पहले तो वो सॉलिड होता है, और दूसरा उसको बर्न करके देखो तो वो बर्न
नहीं होता है, तो आयरन सॉलिड बर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डोंट रिएक्ट विद एयर, वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता और वो एयर के प्रेजेंस में बर्न भी नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आयरन की जो फीलिंग्स होती हैं, आयरन फीलिंग्स है ना, आयरन के अगर छोटे छोटे पीसेज ले आओगे, ठीक है, तो आयरन फीलिंग्स जो होती हैं वो एयर की प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं, बर्न, है ना। आयरन फीलिंग्स बर्न विद एयर, वो एयर के साथ बर्न होती हैं और बर्न हो जाती हैं। लेकिन आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन के पीसेस, आयरन को अगर पीस में ले आए तो वो बर्न होके वो रिएक्टिविटी दे देती हैं। इसलिए इसको इस जगह पर रखा है कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो पीसेस फॉर्म में तो रिएक्ट करेगा ही, ठीक है। अब बच गए दो, कौन कौन से बच गए हैं, ये। अब हमारे पास कॉपर बच गया। तो जो कॉपर होता है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता, ना तो वो सॉलिड बर्न होता है और ना ही वो फीलिंग्स की फॉर्म में क्या होता है, बर्न होता है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी आयरन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन जो आयरन होता है वो कॉपर होता है, ठीक है, वो एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके, देखो मैंने यहाँ बर्न लिखा है, वो बर्न तो हो जाता है लेकिन बर्न नहीं होता। लेकिन जैसे कॉपर को एयर के प्रेजेंस में रखते हैं वो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ना, एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। और वो जो लेयर होती है वो कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, समझ रहे हो। तो कॉपर बर्न नहीं होता लेकिन कॉपर रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, ब्लैक कलर की लेयर। और जो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो एयर के साथ कोई रिएक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई कैसे है, देखो ये सबसे पहले बर्न होते हैं। देखो हम जो भी कर रहे हैं ना वो बर्निंग की फॉर्म में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, बर्न, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इजीली बर्न हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी को रफ कर लेते हैं क्योंकि ऊपर तो इसको छोड़ो। देखो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो अपने पास दे रखे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाते हैं, फास्ट बर्न होते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो बर्न हो जाती हैं, ये जो चीज़ें हैं वो बर्न होती हैं, लेकिन मान लो सॉलिड बर्न नहीं होती है, ठीक है। तो ये फिलिंग की फॉर्म में बर्न हो रही है, हो तो रही है ना कम से कम, लेकिन ये बर्न नहीं होती है और ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं सर, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे ये बर्निंग की फॉर्म में, मतलब मेटल जो है वो एयर के साथ जो रिएक्टिविटी दे रहे हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा जलता है, जो जलता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, पीस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। और ये तो बर्न ही नहीं होता लेकिन ये रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से ज़्यादा है। ये बर्न भी होते हैं, है ना, और ये रिएक्टिव भी, ठीक है। अब देखो ये बर्न नहीं होते तो ये रिएक्टिव कर लेते हैं, लेकिन ये बर्न हो जाते हैं लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, जलने को, क्योंकि ऑक्सीजन किसके ज़्यादा काम आती है, बर्निंग के ज़्यादा काम आती है। तो पहले बर्निंग, अब यहाँ पर बर्न हो रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है लेकिन बर्न नहीं कर रहा है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, बर्निंग की ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी से, और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको आई होप समझ में आया हो कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही सीखा है, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तीसरी चीज़, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कुछ तो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और जो मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट से क्या करते हैं, रिएक्टिविटी देते हैं, जिनमें सोडियम पोटेशियम फास्ट रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेस रिएक्टिव, फिर आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर और गोल्ड होते हैं, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने लेक्चर देखा है वो फ्री में एक काम करे, है ना,
सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और थोड़ा भाई पैसे वैसे कमाने का काम भी होता है ना। थोड़ी ज़्यादा पैसे आएंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आता है, और डिजिटल बोर्ड भी आता है तो फिर प्रमोशन तो करने चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें भी। थैंक यू सो मच।